किसी भी विषय को जब आप पढ़ते हैं या आरंभ करते हैं तो उसका इतिहास जानना बेहद आवश्यक होता है। बिना इतिहास को जाने आप कैसे आगे बढ़ेंगे? जब तक उसकी इतिहास के बारे में पता नहीं होगा कि उसकी वर्तमान की क्या है, उसका भविष्य कैसा होने वाला है, उसकी क्या पसंदीदा है, इस बात का हम अंदाजा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में पूर्व जानने पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि साहित्य क्या है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हिंदी रचा है। जब मैं व्याख्या कर रहा हूं तो आप ईमानदारी से व्याख्या को सुनेंगे, जब मैं कुछ लिखने को कहूं तभी काफी कलम टच करूं। ठीक है, और ये बात पिछले साल भी पता चला। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साहित्य सर्जन कहाँ हुआ। जो हमारा भारत है, यहाँ पर साहित्य सर्जन की परंपरा बहुत पुरानी। आपने सुमित्रानंद पंत की प्रसिद्ध कविता पढ़ी है, योगी ही रहा होगा पहला कवि, आग से उपजा होगा कहानी। ऐसा होता है, मतलब पंत जी का मानना है कि जो पहली रचना लिखी गई, पहला साहित्य रचा गया, पहली बार किसी ने कविता लिखी तो योगी रहा होगा, मतलब विरह पीड़ा से पीड़ित हुआ होगा और उसके मन से जो हृदय से जो उद्गार आया होगा, जो पीड़ा उत्पन्न हुई होगी, उससे क्या हुआ होगा, कविता की रचना की होगी। अच्छा, जब अभी कोरोना काल आया तो कोविड सेशन में आप लोगों ने अपने अपने घरों में रामायण देखे। कितने बच्चे रामायण देखे हिमाचल से बताएंगे? जो लोग नहीं भी देखे हैं रामायण की थोड़ी बहुत कहानी तो जानते ही होंगे। उसमें एक प्रसंग आता है, आपको कुछ पूछना है? उसमें एक प्रसंग आता है, आप लोग देखेंगे जब राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ वन भ्रमण करते रहते हैं, है ना, तो उस समय क्या होता है, उन्हें एक आहा की आवाज सुनाई देती। एक शिकारी होता है जो पक्षी को तीर से मार के चोटिल कर देता है। जब वो चोटिल पक्षी गिरता है तो उस पे ऋषि गिर जाते हैं। वो मरा नहीं रहता, घायल रहता है, लेकिन तड़पता रहता है, रक्त तो उसमें बहता है। तो उनके मन में इतनी पीड़ा उत्पन्न होती है कि वो कुछ लिख डालते हैं। जब भी मनुष्य कुछ लिखता है, जो विचार जब उनका पहुंचता है, जो पक्षी की पीड़ा होती है, उनके हृदय में उद्गार होता है, वो रचना करता है। तो ऐसा माना है पंत जी ने कि वही जो है हमारे साहित्य की पहली कविता है, पहली बार कुछ रची गई है। ठीक है, तो ये तो हमें साहित्य का इतिहास, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी भाषा का प्रयोग लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आरंभ हुआ। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आरंभ हुआ, है ना। आपको अनेक तरह के यहाँ पर लेखक मिल जाएंगे, अनेक तरह के, कुछ लोगों ने सरहबा को पहला कवि माना है, कुछ लोगों ने स्वयंभू को माना है, और अनेक ऐसी बातें आप लोग पढ़ेंगे सुनेंगे। लेकिन जो लगभग है 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी चलन में आ गई। तो साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त इतिहास हमने परिचय में जाना। अब थोड़ा देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास कितना पुराना है और ये हमें क्या है। ठीक है, चलिए हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो 1900 ईस्वी के आसपास लगभग कुछ आलोचकों ने यह आवश्यकता महसूस की कि जब 1000 ईस्वी से रचना लिखी गई है, अब कितना लंबा समय होगा? 1000 ईस्वी, अभी हम कहां हैं? 2000, कितना लंबा इतिहास हो गया, है ना, 1000 साल से ज्यादा का समय है। तो 1000 ईस्वी से जब तक साहित्य लेखन आरंभ हुआ, तब क्या हुआ, बहुत ही विशाल पैमाने पे रचनाकार उत्पन्न हुए। उन्होंने अपनी अलग अलग रचनाएं लिखी, अनेक विधाएं आई, अनेक रचनाकारों को पुरस्कृत किया गया, अनेक लोगों को उपाधि दी गई, अनेक तरह के और प्रयोजन किए गए। तो 1900 ईस्वी के आसपास जब बहुत व्यापक पैमाने पे साहित्य एकत्रित होता गया, तब यह आवश्यकता महसूस की गई कि अब निर्धारित आलोचकों को, रचनाकारों को, उनकी रचनाओं को एक छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाए ताकि उसको पढ़ने में, डाटा को संग्रहित करने में हमें आसानी हो। इसका परिणाम ये हुआ कि कार्य विभाजन की आवश्यकता हुई, है ना, उस अवधि को बांटा गया। तो हमारे हिंदी साहित्यकारों में अनेक, रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी हैं, राम कुमार वर्मा हैं, और बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने कार्य विभाजन का प्रयास किया। क्योंकि हमारा जो हिंदी साहित्य इतिहास बहुत विस्तृत है और ऐसा माना जाता है कि इसका जो सबसे वैज्ञानिक विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। मैं आप लोगों को बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का सांता क्लॉज कहा जाता है। सांता क्लॉज जानते हो? कौन है सांता क्लॉज? सांता क्लॉज कब आते हैं? क्रिसमस डे। वो क्यों प्रसिद्ध है? ऐसा माना जाता है कि सांता क्लॉज हमें तोहफे देते हैं और खुशियां देते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का सांता क्लॉज मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने भी अपने स्तर पर हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक रूप से विभाजित करने का प्रयास किया और उन्होंने पूरी रचनाओं को, उनकी रचनाकारों एक समयावधि में बांटा है जिसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को अपने संक्षिप्त में समझा। अब इसके इतिहास और काल विभाजन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। देखिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ठीक है, अब आप लोग लिखते जाएंगे बेटा, काल विभाजन किस तरह डालेंगे।
काल काल मतलब काल एक द्विअर्थी शब्द है जिसके दो अर्थ होते हैं। पहला होता है समय, दूसरा होता है मृत्यु, है ना। उसका काल आ गया था, वो हम चर्चा गया था। जब विभाजन मतलब क्या होता है? बांटना, अलग अलग हिस्सों में रखना। तो काल विभाजन के अंतर्गत जो सबसे पहला काल आता है वो है आदि काल। आदि काल, आदि मतलब क्या है भाई बताओ? आदि मतलब पुराना। आदि काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में कहा। लिखते जाएंगे इसको, वीर गाथा काल में कहा। इसकी जो समयावधि है वो है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। ठीक है। तो दूसरा काल आ जाता है वो होता है, यह बताओ बच्चों, भक्ति काल। आदि काल के बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसकी समयावधि है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी। और जो तीसरा काल आता है वो है ऋतु काल। ऋतु काल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल की समयावधि है 1700 ईस्वी से 1900। और जो चौथा और अंतिम काल का वो है आधुनिक। आधुनिक काल को वर्तमान काल में कहा जाता है ना। कुछ आलोचकों ने, कुछ साहित्यकारों ने इसे गद्य काल की संज्ञा भी दी है। इसकी जो समयावधि वो है 1900 से। अभी जो चल रहा है वो कौन सा काल है? आधुनिक काल है। ठीक है। देखिए अब 4 कालों में तो हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है और सबकी अपनी अपनी समयावधि। काफी लंबा समय है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इन्होंने रचनाओं को उनके रचनागत प्रवृत्ति के आधार पर बांटा। कुछ लोगों ने क्या किया, रचनाकारों के नाम के आधार पर बांटा। कुछ लोगों ने तो अल्फाबेटिकली समझते हैं ना, नामों के क्रम के आधार पर अ से क से ख से। लेकिन रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है वो अधिक वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं, इनका जो रचना काल है, इनका जो विभाजन है, ये वैज्ञानिक आधार पर हुआ है। रचनाओं को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर बांटा गया। तो सबसे पहले हम चारों काल को थोड़ा थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले आता है हमारा आदि काल। नाम से ही स्पष्ट है, आदि का मतलब पुराना। आदि के दो अर्थ है ना। जब हम कुछ लिखते हैं, वहां बहुत लोगों ने खाना खाया, खाने के साथ बरबट्टी, परवल, मूंगा, पनीर, चिकन, मछली आदि सब्जियां बनी, वहां भी आदि आता है ना, इत्यादि के लिए। और आदि का मतलब होता है पुराना। आदि काल को वीर गाथा काल की संज्ञा भी दी गई है। नाम से ही स्पष्ट है, वीर मतलब वीर काल में क्या होता है? योद्धा, जो युद्ध प्रदर्शन करे, साहस हो जिसके पास। गाथा मतलब गुणगान। तो आदि काल के नामकरण से स्पष्ट है, आदि काल में जो रचनाएं लिखी गई इनमें से अधिकांश रचनाएं वीर गाथा काल के नाम से जानी जाती हैं। अधिकांश रचनाओं को वीर पर रचनाएं कही गई क्योंकि इस काल में जितनी भी रचनाएं थी उनमें से कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां ऐसी थी। ये यहाँ के जितने भी कवि थे वो क्या करते थे? केवल राजा को गुणगान करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे कि राजा ने ऐसा किया। क्यों? इससे राजा प्रसन्न होता, उन्हें पुरस्कृत करता। इसमें और भी कई प्रवृत्तियां हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे, है ना। आश्रय दाताओं की प्रशंसा करना, योद्धाओं का
मनोहारी चित्रण करना है ना, थोड़ी श्रृंगार परतता भी इसमें आपको मिलेगी, नायिकाओं का वर्णन होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, क्योंकि इसमें इतनी सुहृदय रचनाएं हुई हैं, इतना अच्छा साहित्य रचा गया है कि आज भी इसकी रचनाओं की प्रासंगिकता विद्यमान है और हम आज भी महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि की रचनाएं पढ़ते हैं। इसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इस समयावधि को आप लोग ध्यान से देखिए, ये दो काल आपको बीच में मिल रहा है मध्यकाल में, और इस अवधि को भी देखिए 1050 से आरंभ हुआ तो अभी तक चल रहा है। तो इसको देखना तो ये दोनों काल क्या था, मध्यकाल के से है मध्यकाल कहलाता है। पूर्व मध्यकाल के पश्चात जब भक्ति काल आता है तो इसका जो थोड़े विभाजन हम देख लेते हैं। इसके विभाजन को मैं इस बच्चे के पश्चात पढ़ा। रीति काल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। रीति काल क्या होता है? रीति काल क्या होता है? परिपाटी या परंपरा, जो रीति चली है, रीति रिवाज होते हैं ना हम लोग, हाँ, इसमें भी कुछ उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। इसे क्यों? पहले जो आता है उसे पूर्व कहा है, उसके बाद जो आता है उसे उत्तर है। तो ये चूंकि मध्यकाल का दूसरा हिस्सा है इसलिए उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। रीति काल में भी अनेक श्रृंगारमय रचनाएं हुई हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे साहित्यकार मिल जाएंगे, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, ठीक है, भूषण इत्यादि। अब जो चौथा आता है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल को वर्तमान काल भी कहा जाता है। 1900 ईस्वी के पश्चात साहित्य में जो प्रमुख प्रवृत्ति देखने को मिली वो ये थी, इसमें गद्य रचनाओं का प्रादुर्भाव बढ़ा। व्यापक पैमाने पर साहित्य रचा गया और गद्य रचनाओं को थोड़ी प्रमुखता दी, ठीक है। इसलिए अधिकांश रचनाएं गद्य में लिखी गई। यहाँ पर निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा आदि रचनाओं को प्रोत्साहन मिला। चूंकि इस काल में अधिकांश गद्य रचनाएं लिखी गई हैं, इसलिए वर्तमान काल के साथ साथ गद्य काल भी कहा है। तो आज की कक्षा में हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ा, साहित्यिक रचना के इतिहास पर प्रकाश डाला, हिंदी साहित्य के प्रादुर्भाव पर चर्चा की और काल विभाजन की अवधि के साथ साथ कुछ रचनाकारों और उनकी प्रवृत्तियों को पढ़ा। आज की कक्षा में जो कुछ भी हमने पढ़ा आपको सब समझ आया? स्पष्ट है? काल विभाजन को लेकर यदि किसी कुछ संशय हो या कुछ पूछना हो तो पूछिए। सब क्लियर है?